गुड आफ्टरनून। हम सिविक चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये चैप्टर है जुडिशरी के बारे में। हम जुडिशरी को वर्क को 3 भाग में हम पहले ही देख चुके हैं और अब सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पर क्या जुडिशरी क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश हो रही है। Image a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family। हम यहाँ पर जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि आज के पॉलिटिशियन बहुत ही पावरफुल हैं और ये हम जान रहे हैं और हमने ये देखा भी है कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन ने हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया है तो कब्जा कर लिया है और हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं कि जहां नेता किसी भी जज को उसके पावर से डिसअपॉइंट कर सकता है। टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम द हिज ऑफिस। हम एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज प्रेजेंट डे में देख रहे हैं। सुशांत सिंह का केस चल रहा है, इसमें कंगना राउत ने भी कुछ कमेंट पास किया और पास करने के बाद उनको ये कहा गया कि आप बॉम्बे में आ नहीं सकते, लेकिन इंडिया फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं। ये हमें बताया गया है, हमने पढ़ा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड है कि हम अपने इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश ये है कि पॉलिटिशियन बहुत ही पावरफुल हैं। ये यहाँ पर हमको ये आज प्रेजेंट डे में बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है और हमने देखा कि जो कंगना थी वो बॉम्बे पहुँचने से पहले ही उसके घर के एक हिस्से को तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन ने अपनी पावर को दिखाया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑर्डर किया कि वो जाकर उसके घर को तोड़ दे। लेकिन अगर कमज़ोर व्यक्ति होगा तो वो हार जाएगा। लेकिन उसने क्या किया है कि वो जाकर कोर्ट में अपील कर सकती है इसके खिलाफ़ और अपने फैसले के उसको लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ वो जा सकती है कोर्ट में और जस्टिस मांग सकती है। और यही चीज़ यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो पॉलिटिशियन क्लियरली पार्टियल टू पॉलिटिशियन जज, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी जज को अपॉइंट करवा सकता है और किसी भी जज को हटा सकता है। इतना आज की डेट में पावर पॉलिटिशियन के पास है। लेकिन नेताओं ने द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज, और पॉलिटिशियन ने कंट्रोल रखा है जजों को अपने हाथ में। डज नॉट अलाउ द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, और कोई जज अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। ऐसी सिचुएशन में दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस would force the judge to make all judgment in favor of the politician। और जब कंट्रोल पॉलिटिशियंस का है तो डिसीजन भी पॉलिटिशियन के फेवर में ही आएंगे, ऐसा माना जाता है। We often hear of rich and powerful people in India trying influence the judicial process. The Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं चाहता कि कोई दखल अंदाजी करे जुडिशरी मामले में। उसने उसको सिचुएशन कई सिचुएशन ऐसी दी हैं कि वो पूरी तरह से मतलब बाई प्रोवाइडिंग उनको ये प्रोवाइड किया गया है कि जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके। वन एक्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर, और यहाँ पर उसकी पावर को सेपरेट भी किया गया। दिस इज़
This, as you read in chapter 1, is key feature of the constitution. यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं. और what this mean other branches of government, the legislature, executive cannot interfere in the work of the judiciary. ये लोग कभी भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं और नहीं करने का अधिकार दिया गया है. और कोर्ट द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. और कोई भी गवर्नमेंट उनसे कोई भी किसी भी तरह का अपने बिहाफ में काम नहीं करा सकती है. ऐसा एक्ट है. फॉर द एबव सेपरेशन टू वर्क वेल, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. मतलब जजों को हटाना उनकी पोस्ट से इतना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है. और उनके पावर का बंटवारा कर दिया गया है. जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की ओर से उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. और वो एक बार जज हो जाने के बाद किसी भी के पास इतनी पावर नहीं है. जज को हटाना बहुत ही डिफ़िकल्टीज है. उनके लिए एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है. इसके अलावा हम आगे आ रहे हैं. आप देखेंगे कि it is the independence of the judiciary that allowed the court on play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. यहाँ पर जुडिशरी के मामले में उनको एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी द अलाउड किया गया है. कोर्ट के पास न्याय मतलब जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट कोर्ट माना गया है. और इसके आधार पर जुडिशरी और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. और इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स. और यहाँ पर जुडिशरी का एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल है कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा में प्रोटेक्टिंग में मेन रोल उनका अदा करना पड़ता है. अप्रोच द कोर्ट ऑफ द बिलीव दैट द राइट्स हैव बीन वायलेटेड. अगर कहीं इसका वायलेशन वायलेटेड होता है, कहीं इसका उल्लंघन किया जाता है इन अधिकारों का, तो वो अधिकार अपनी राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकता है. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया. और भारत में ऐसे कोर्ट की क्या स्ट्रक्चर है ये जानने की कोशिश करेंगे. देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. हमारे यहाँ 3 लेवल पे कोर्ट बनाए गए हैं. देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल. ये एक जो लोअर लेवल का कोर्ट है जिनमें अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं और जनरल सिटीज़न का रोल ज़्यादा इंटरैक्ट होता है विथ आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में जिला न्यायालय भी कहा जाता है और इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. The court are that most people interact with are what are called subordinate या district court कहा जाता है. These are usually at district or तहसील level or in town and they hear many kind of case. यहाँ पर ये तहसील लेवल पे होते हैं, ये स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं. और यहाँ hear many kinds of case. each state डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट. और हम हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं. दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज. यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं. ईच स्टेट
हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। इसके बाद हाई कोर्ट होता है, और ये यहाँ पर एक सबसे स्टेट का सबसे हाई लेवल कोर्ट माना जाता है। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट, और सबसे टॉप लेवल का जो कोर्ट है माना गया है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। मतलब हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले हम थाने जाके एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। वहाँ का डिसीजन हमें संतुष्ट करता है। अगर हमको लगता है कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है, फिर अगर हमको लगता है कि हमारे साथ यहाँ भी इनजस्टिस हुआ, जो फैसले लिए गए वो सही नहीं थे हमारे हिसाब से, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे भी फिर से सुनवाई होती है, फिर से केस लड़े जाते हैं, फिर से वकील आते हैं, और फिर लास्ट में वहाँ भी डिसीजन लेते हैं, और वहाँ का डिसीजन हमें मान्य होता है तो फैसला यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमको लगता है कि यहाँ भी इनजस्टिस हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि दिल्ली में है, और बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया, और ये ऑल ओवर इंडिया के कोर्ट फाइनली डिसीजन, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मानना पड़ता है, और उस डिसीजन के ऊपर हम केवल प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। ये एक लंबी स्टोरी है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखोगे कि आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट consented to each other? Yes, they are. In India we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by high court, higher court are binding on the lower court. Another way to understand this integration is through the applicate system. This exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. मैंने ये पहले ही बताया कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूनिटरी सिस्टम चलती है, यूनिटरी सिस्टम है, और हमको यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम है, और यहाँ पर मतलब पूरे जगह जो ये हमारी जुडिशियल सिस्टम बनाई गई है, ये एक यूनिटरी सिस्टम पे बनाई गई है। और इसका मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए नीचे की सारी अदालतों को पास करते हुए तब हम सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। जब अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली कोर्ट ने उसके जो फैसले दिए हैं वो सही नहीं है, तभी हम ऊपर की कोर्ट में जाते हैं और अपील करते हैं, और इस व्यवस्था को हम अपनाते हैं। और इसके बाद फिर लेट अस understand what we mean by applicate system by tracking a case state versus Lakshman Kumar and other from the lower court to the Supreme Court। यहाँ पर एक मुकदमे की हम बात कर रहे हैं, एक किसी केस की बात कर रहे हैं जो लक्ष्मण कुमार का है। उसका मुकदमा है, उसने पहले लोअर कोर्ट में अपनी सुनवाई अपील की थी, और इन फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार मैरिड, लक्ष्मण कुमार ने 20 ईयर्स सुधा गोयल के साथ विवाह किया था, और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहता था। ब्रदर एंड देयर फैमिली के साथ, अपने भाई थे उसके। और ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डेथ इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, और सुधा उसकी वाइफ का नाम था, और सुधा जल्द कर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। हर फैमिली फाइट ए केस इन कोर्ट, और उसकी फैमिली, सुधा की फैमिली कोर्ट का केस करती हैं। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, 4 of her neighbors were called in as witness, और ये निचली कोर्ट में किया जाता है, और मुकदमा आता है। 4 नेबर्स गवाही के तौर पर बुलाए जाते हैं, और नेबर्स गवाही देते हैं, और ये क्या बयान में कहते हैं, 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की आवाज़ सुनी।
saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that the mother-in-law Sakuntala had poured kerosene oil on her and there her husband Lakshman had lit the fire. मतलब यहाँ पर यह बताने की कोशिश बताई जाती है कि सुधा की रात को आवाज़ सुनाई देती है, चीख सुनाई देती है और ये दिखता है कि सुधा की साड़ी में आग लग गई है और सुधा को एक बोरे और कंबे में लपेट कर उसकी आग बुझाई जाती है। और सुधा ने उन लोगों को बताती है, मतलब उस समय तक वो जिंदा है, बताने की हालत में रहती है और पड़ोसियों को बताती है कि उसको उसकी सास ने केरोसिन तेल उस पर डाला और उसके हस्बैंड ने उसको आग लगाई। और मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा का जो ससुराल वाले थे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, ये बताने की कोशिश की जाती है। और member of Sudha's family and had been subjected to torture by her in-law and demanding more case, a scooter and the birth of the first child as part of their defense. Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had catch fire while he was heating milk and other evidence. The trial court convinced Lakshman, the mother Sakuntala and his brother-in-law Subhas Chandra and sentences all three of them टू डेथ। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाती है, परिवार वाले बताते हैं कि पड़ोसी एक बताता है कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसको साथ मारपीट करते थे और उनकी डिमांड थी कि एक बच्चे पैदा होने के बाद एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, फ्रिज दिया जाए और दिया जाए। ये इतना डिफेंस सुधा के मायके वालों ने किया, लेकिन जो लक्ष्मण था वो और उसकी माँ ने भी एक डिफेंस लगाया कि सुधा दूध गर्म कर रही थी और तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। और आग लग गई इन सभी मतलब एविडेंस के तौर पर और गवाही के तौर पर सुधा मतलब जो लोअर कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट थी, कन्विक्टेड द शकुंतला एंड हिज मदर इन लॉ एंड सुभाष चंद्र को दोषी करार देती है और तीनों को मौत की मतलब डेथ की सज़ा सुना देती है, तीनों लोगों को, क्योंकि डिफेंस में उनके आते हैं। और इन नवंबर 1983 में द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट। और ये लोग तीनों लोग क्या करते हैं, तीनों जो थे वो स्पेशल अपील करते हैं अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कि जो हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल द लॉयर्स and decide that Sudha had died due to an accident or fire caused and by the kerosene stove. Lakshman, Sakuntala and Subhas Chandra were accused. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में ये बताया जाता है, दोनों तरफ के वकील आर्गूमेंट करते हैं और हाई कोर्ट फैसला सुनाती है कि सुधा की मौत एक एक्सीडेंट थी और वो मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी और अदालत तीनों को बरी कर देती है। मतलब लोअर ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। और तो इस तरह से मतलब ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उस गलत के खिलाफ आगे आवाज़ उठा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखा पहली बार तो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, दूसरी बार उनको छोड़ दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत देने के लिए, और आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। पार्ट 3 भी हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।